हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में जानेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है टैली प्राइम या टैली ERP9 में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज का मीनिंग जानते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती हैं वो अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज होती हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद में। तो इनका जो पर्पस होता है, मेन पर्पस, वो होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को सेटल करना। तो कुछ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पैदा तो हो जाते हैं लेकिन वो पे या रिसीव नहीं किए जाते। जैसे कि रेवेन्यू है, कुछ रेवेन्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको हम अर्न तो कर लेते हैं, यानी कि उनको कमा तो लेते हैं, हम पैसे को कमा तो लेते हैं लेकिन हमें फिजिकली पैसा रिसीव नहीं हुआ होता। आप खुद सोचिए कि हमने पैसे को अर्न तो कर लिया है, हमने पैसा कमा तो लिया है, लेकिन वो हमें अभी तक फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है। तो आप खुद देखिए कि इसमें हमारे अकाउंटिंग में या अकाउंट्स में डिफरेंट तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने इस पीरियड की इनकम को इस पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है। यानी कि जिस पीरियड की इनकम होगी, जिस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम होगी, वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगी, उसको हम किसी और अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे केस ऐसा रहता है कि हम पैसा कमा लेते हैं बट पैसे को रिसीव नहीं करते। जब हम पैसा रिसीव करते हैं तब उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं जिसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। ये भी एक सिंपल एंट्रीज होती हैं, बट जब हम नॉर्मल एंट्रीज को पास करते हैं तो उनका रिलेशन सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के साथ ही होता है जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं ये किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सेटल कर सकें। इस सब के अलावा कुछ और भी रीज़न रहते हैं जिनकी वजह से हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं टैली में। तो हम धीरे धीरे करके उन सभी के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 टाइप की एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं टैली में। मैं जस्ट उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली या ज़्यादातर केसेस में की जाती हैं। वैसे तो एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत तरह की हो सकती हैं, बट सिर्फ हम 5 टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर या बेसिकली की जाती हैं। तो 5 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट है एक्रूड इनकम, नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है डेफर्ड इनकम, फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और लास्ट है डेप्रिसिएशन। ये 5 टाइप्स होते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। तो फर्स्ट है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम वो वाली इनकम होती है जिसको हम अर्न तो कर लेते हैं बट वो हमें फिजिकली पैसे के रूप में रिसीव नहीं हुई होती। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने अपनी बिल्डिंग को किसी कस्टमर को रेंट के ऊपर दे रखा है और जो कस्टमर है वो मार्च के महीने का रेंट हमें अप्रैल के महीने में देगा। बट आप देखिए ना कि हमारा जो काउंटिंग पीरियड रहता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो मार्च के महीने की इनकम हम मार्च के महीने में रिकॉर्ड करेंगे, बट हमारा कस्टमर हमें रेंट अप्रैल के महीने में देगा। बट ये इनकम तो मार्च की है ना, इसलिए हमें इसको मार्च में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम मार्च में यानी कि पीरियड के अंत में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और जब हमें पैसा रिसीव हो जाएगा तब हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। इसको मैं आपको करके भी बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट आता है एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे कि एक्रूड इनकम होती है कि पैसे को हम अर्न कर लेते हैं बट उसको फिजिकली रिसीव नहीं करते, वैसे होता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ओक्यूर तो हो जाते हैं, यानी कि पैदा तो हो जाते हैं बट हम उन्हें पे नहीं करते हैं। पे हम उन्हें बाद में करते हैं। जैसे कि फिर से हम रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए अभी हमने किसी दूसरी कंपनी से उसकी बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, बट इस बिल्डिंग का रेंट हम मार्च के महीने के बजाय अप्रैल के महीने में पे करेंगे। तो देखिए ना, ये खर्चा है हमारा। हम रेंट पे करेंगे किसी को, चाहे हम अप्रैल में करें चाहे मई में करें, बट हमें पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये मार्च के महीने का खर्चा है। इसको हम अप्रैल में पे करें या मई में पे करें, बट हमें इस खर्चे को मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे हमने पे किया हो चाहे पे ना किया हो। तो जब हम इसको मार्च के महीने में रिकॉर्ड करेंगे तो एक एडजस्टमेंट एंट्री की वजह से रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफर्ड इनकम या डेफर्ड रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, डेफर्ड रेवेन्यू इज अ लायबिलिटी ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिप्रेजेंट अ प्रीपेमेंट बाय इट्स कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट हैव येट टू बी डिलीवर्ड। मैं आपको इसका मतलब सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू या इनकम वो वाला पैसा होता है जो पैसा हमें हमारे कस्टमर के द्वारा एडवांस में दिया जाता है, बट उस पैसे के अगेंस्ट अभी तक सर्विस प्रोवाइड करना बाकी रहती है। सिंपल सा मतलब है कि हमें पैसा तो मिल गया है बट हमने अभी तक गुड्स या सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस पैसे को हम इनकम नहीं मान सकते अपनी, या अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हम गुड्स डिलीवर या सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर देते तब तक हम इस पैसे को इनकम नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे आप देखें कि पैसा तो हमें रिसीव हुआ ही है,
तो इस पैसे को हमने कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना ही है, इसलिए इस पैसे को हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके रिकॉर्ड करेंगे, जिसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दिखेगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखेगा। बैलेंस शीट में ये एज करंट लायबिलिटी दिखेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड एज इनकम या एज रिसिप्ट दिखेगा, जिसके एक इफेक्ट से हमें पता चलेगा कि हमने पैसा रिसीव तो करा है, और दूसरे इफेक्ट जो कि बैलेंस शीट में रहेगा करंट लायबिलिटी साइड, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमने अभी तक गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो वाले खर्चे जिनको हमने पहले से ही पे करके रखा है। इनको भी हम एक उदाहरण की वजह से समझते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जनवरी के महीने में हमने पूरे साल का इंश्योरेंस करवाया है, जिसके लिए खर्चा आया 12,000 रुपये। तो हर महीने का हम 1,000 रुपया मान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमने जनवरी के महीने में इंश्योरेंस करवाई है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो खर्चा है वो तो इसी साल में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो अगले अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा है उस खर्चे को हम इसी साल में नहीं डाल सकते। मेरे बोलने का मतलब है कि इस खर्चे में से जो 3 महीने का खर्चा है जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो बाकी का रहेगा वो प्रीपेड एक्सपेंस ही रहेगा। इसको भी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री की मदद से रिकॉर्ड करेंगे कि इसको कैसे डिडक्ट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है प्रीपेड एक्सपेंस को। इस एंट्री के भी 2 इफेक्ट पड़ेंगे, एक इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में और दूसरा पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम 2 लेजर क्रिएट करेंगे। एक का नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम रखेंगे अंडर करंट एसेट, जिसका इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, और दूसरा लेजर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से, या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जिसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने 4 टाइप्स पढ़ रही हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के। तो लास्ट हमारे पास रहता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए भी हम एंट्री अकाउंटिंग पीरियड के अंत में पास करते हैं, जिसकी मदद से किसी भी मशीनरी या किसी भी फिजिकली एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसका इफेक्ट रहता है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन के लिए जो हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम बनाते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब इसलिए हम एंट्री पास करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को करते हैं डेबिट, और मशीनरी या कोई भी एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी हो उसको करते हैं क्रेडिट। तो फ्रेंड्स ये 5 टाइप्स थे जिनको आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं इन सभी के ऊपर एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, या कैसे एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड या डेप्रिसिएशन, जितने भी ये हमने पढ़े हैं, कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सी वीडियो मैंने टैली के ऊपर बना के रखी हैं और एक्सेल के ऊपर बना के रखी हैं, जिन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन जोड़ दूंगा, आप जरूर जाकर देखें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।